चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग रे ऑप्टिक्स से। ठीक है, तो बेटा थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे अपन, क्योंकि ऑप्टिक्स जो है वो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। आपके जो 12th में केवल 2 ही चैप्टर जो है वो बड़े बड़े हैं, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और उसके बाद आपका रे ऑप्टिक्स। ठीक है, तो धीरे धीरे पढ़ेंगे आराम से, क्योंकि रे ऑप्टिक्स जो है ये चैप्टर मतलब कॉन्सेप्चुअल है पूरा। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट भी आपको पता होंगे, फिर भी आपके न्यूमेरिकल्स नहीं बनेंगे, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है इसमें, तो आपको ज्यादा से ज्यादा इसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो देखो रे ऑप्टिक्स, सबसे पहले तो ऑप्टिक्स जो वर्ड है, कभी सुना है आपने ऑप्टिक्स? जैसे हम लोग चश्मों की दुकान पे जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे जैसे लिखा होता है कमल ऑप्टिकल्स, राज ऑप्टिकल्स। तो ऑप्टिक्स जो वर्ड होता है इट इज रिलेटेड विद द लाइट, जो लाइट से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऑप्टिक्स क्या होता है? ऑप्टिक्स आपका है स्टडी ऑफ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, स्टडी ऑफ फिनोमेना ऑफ लाइट, स्टडी ऑफ फिनोमेना ऑफ लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स। ठीक है, फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम लोग किसकी स्टडी करते हैं? फिनोमेना ऑफ लाइट की स्टडी करते हैं। ठीक है, लाइट के जैसे कौन कौन से फिनोमेना, जैसे रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एटसेट्रा, इन सबकी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर किसकी स्टडी कर रहे हैं? लाइट के फिनोमेना की। अब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज लाइट? लाइट क्या होती है? व्हाट इज लाइट? लाइट इज एन लाइट क्या होती है? आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, गामा रे, एक्सरे कभी सुना है आप लोगों ने? यूवी रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल रेस, ठीक है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव। ठीक है, तो देखो ईएम स्पेक्ट्रम में इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। एक्चुअल में जो फर्स्ट बुक है उसका जो लास्ट चैप्टर है आपका वो ईएम वेव्स है। तो ईएम वेव्स में ही हम लोग ईएम स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन हमने डायरेक्ट सेकंड बुक उठाई है, तो मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि ईएम स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी रेज आती है। सबसे पहले आता है आपका गामा रेज। ठीक है, इसका ऑर्डर जो मैं लिखूंगा वैसे लिख रहा हूँ, रैंडमली नहीं लिख रहा मैं। गामा रे, गामा रेज के बाद फिर आता है आपका एक्सरे, फिर आता है आपका यूवी, फिर आता है आपका विजिबल, फिर आता है आपका इंफ्रारेड, फिर माइक्रो, फिर आता है रेडियो वेव। दीक्षा बेटा दिख रहा है यहाँ पे? ठीक है, लास्ट वाला क्या है? रेडियो वेव। ठीक है, थोड़ा सा रोटेट कर देता हूं मैं इसको, आई थिंक अब ठीक है। ठीक है, आ रहा। गामा रे, एक्सरे, यूवी, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो, इनका ऑर्डर यही होता है। जब हम गामा रे से रेडियो वेव की तरफ बढ़ते हैं, वेवलेंथ जानते हो? वेवलेंथ क्या होता है? तो इनकी वेवलेंथ जो होती है वो बढ़ती है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? घटती है। ये सारी की सारी क्या है? ये सभी की सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। गामा रे, एक्सरे, यूवी रे, विजिबल, इंफ्रारेड,
माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ठीक है, ये सारी की सारी क्या है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। तो इसमें ये जो विजिबल रीजन वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं लाइट। जो विजिबल रीजन वाला जो पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट। इसकी वेवलेंथ कहां से कहां तक होती है दीक्षा? इसकी जो वेवलेंथ होती है कहीं की बुक में लिखा हुआ है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम तक, और कहीं कहीं पे ये 4000 से लेके 7500 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिनकी वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइट। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का विजिबल रीजन वाला जो पार्ट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। अच्छा, इसी को क्यों लाइट बोलते हैं, इसको क्यों नहीं बोलते? यूवी रेस को या फिर एक्सरे को, हाँ, तो 4000 एंगस्ट्रॉन से लेके 8000 एंगस्ट्रॉन, या फिर इसको नैनोमीटर में अगर बोले तो 400 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर, ठीक है। ये अलग अलग बुक्स में वेरी करता है, 800 कहीं लिखा हुआ है, कहीं 750 लिखा हुआ है, ठीक है। तो या इस रेंज की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसी को हम लोग लाइट बोलेंगे। अच्छा, इसी को क्यों लाइट बोलते हैं? क्योंकि जो ह्यूमन आई है, इंसान की जो आंख है, वो केवल इसी पार्ट के प्रति, इसी पार्ट के लिए सेंसिटिव है। अगर आपकी आंखों में एक्सरे डाले, यूवी रे डाले तो आपको दिखेगा ही नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसी पार्ट को लाइट क्यों बोलते हैं? बिकॉज ह्यूमन आई इज सेंसिटिव ओनली फॉर दिस पार्ट। इंसान की जो आंख होती है वो केवल इसी पार्ट के लिए ही सेंसिटिव होती है। आपको ना इंफ्रारेड दिखाई देती है, ना माइक्रो दिखाई देती है, सिर्फ विजिबल वाला पार्ट ही दिखाई देता है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं, ठीक है। बिकॉज ह्यूमन आई इज सेंसिबल only for visible region of EM spectrum, only visible region of EM spectrum, ठीक है। यस सर। ठीक है, चलो अब देखो, ऑप्टिक्स मैंने बताया था, ऑप्टिक्स जो होता है वो स्टडी ऑफ फिनोमिना ऑफ लाइट होता है। अब ऑप्टिक्स को क्या है, फर्दर दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया। एक होता है आपका रे ऑप्टिक्स और दूसरा होता है आपका वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में लाइट जो होती है, लाइट में ड्यूअल नेचर होता है। ड्यूअल नेचर मतलब लाइट को एज अ पार्टिकल भी मानते हैं हम लोग, और लाइट को एज अ वेव भी हम लोग ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट का पार्टिकल नेचर पढ़ेंगे। लाइट जब पार्टिकल की तरह बिहेव करती है तो रे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, और जब लाइट वेव की तरह बिहेव करेगी तो उसको हम लोग वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। रे ऑप्टिक्स के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपका वेव ऑप्टिक्स है। उसमें जो वेव के जो फिनोमिना होते हैं, वेव क्या करती है, इंटरफेरेंस शो करती है, डिफ्रैक्शन शो करती है,
तो वो सारे फिनोमिना की स्टडी करेंगे हम लोग वेव ऑप्टिक्स में। अभी हम लोग करेंगे रे ऑप्टिक्स। ठीक है, बेसिकली इसमें जो हम लोग ऑब्जेक्ट वगैरह लेंगे, ऑब्स्टेकल लेंगे, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या ऑब्स्टेकल is very large as compared to lambda of light. lambda क्या होता है? lambda क्या होता है? lambda होता है आपका वेवलेंथ। इसमें जो हम लोग ऑब्जेक्ट लेंगे, क्या क्या लेंगे? जैसे इसमें हम लोग लेंगे मिरर, और मिरर छोटा से छोटा कितना मिरर ले लोगे आप लोग? छोटे से छोटा मिरर कितना लोगे? 1 सेंटीमीटर का मिरर। लेकिन लाइट की जो वेवलेंथ वो कितनी होती है? 4000 एंगस्ट्रॉन। तो क्या इतना छोटा मिरर पॉसिबल है क्या? ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो हम लोग साइज ऑफ ऑब्जेक्ट लेंगे या ऑब्स्टेकल लेंगे वो लैम्डा ऑफ लाइट से काफी ज्यादा होगा। ठीक है, मिरर हो गया आपका, लेंस हो गया, प्रिज्म हो गया। वेव ऑप्टिक्स में क्या होगा? जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होंगे या ऑब्स्टेकल होंगे, उनकी जो साइज होगी वो लैम्डा के कंपेरेबल होगी। कंपेरेबल का मतलब है, मतलब उसके 10 टाइम्स, 20 टाइम्स। ठीक है, इसमें साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या ऑब्स्टेकल इज कंपेरेबल टू लैम्डा ऑफ लाइट। लाइट के वेवलेंथ के कंपेरेबल होगी। ठीक है, रे ऑप्टिक्स को हम लोग जनरली ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलेंगे। ठीक है, रे ऑप्टिक्स को जनरली ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलेंगे हम लोग। आई बात समझ में? रब कर दूं इसको। चलो, तो हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। देखो, रे ऑप्टिक्स में या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोल सकते हो। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स एक ही बात है। मान लो मेरे पास कोई एक सरफेस है एक सरफेस है इसके ऊपर लाइट आ रही है, ऐसे करके लाइट आ रही है। ये आपका नॉर्मल होता है, ये आपको पता ही होगा शायद। कुछ लाइट क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है, और कुछ लाइट क्या हो रही है? रिफ्रैक्ट हो रही है। ये रिफ्लेक्टेड रेज है, और इसे क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रेज। और ये आपका क्या होगा? इंसिडेंट रेज। तो मैं यहां पर पूछूं आपसे कि ये जो सरफेस है, ये सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव कर रहा है या रिफ्रैक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव कर रहा है? तो क्या बोलोगे आप? यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, या दोनों हो रहा है? क्या बोलोगे आप? दोनों ही हो रहा है। मिरर होता है। हाँ बेटा, दोनों ही हो रहा है सर। जो आपका मिरर होता है, मिरर दोनों ही हो रहा है। लाइट को हाँ, जो लाइट का जो मिरर होता है, जो हम लोग उसमें हमारी शक्ल देखते हैं, ठीक है, वो उसमें रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है? क्या 100% रिफ्लेक्शन होता है क्या? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन नहीं होता उसमें? उसमें रिफ्लेक्शन होता है कि नहीं होता? जो आपका सर मिरर थोड़ा है बहुत उसमें होता रिफ्लेक्शन है। होता है नहीं होता? थोड़ा बहुत होता है। तो यही तो कंडीशन बनेगी। फिर हम लोग उसको क्यों बोलते हैं कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, या दोनों बोलते हैं हम लोग उसको? क्योंकि उसमें ज्यादा रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन ठीक होता है, है, इसलिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। ज्यादा रिफ्लेक्शन होता है।
तो सपोज करो लाइट इज अ पार्ट ऑफ, लाइट इज अ एनर्जी, क्या लाइट एनर्जी है? तो जो लाइट आ रही है, सपोज करो ये लाइट आ रही है 100 जूल की, कितनी की? 100 जूल की लाइट आ रही है, जिसमें से 90 जूल की लाइट क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है, और सिर्फ 10 जूल की लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है। तो हम बोलेंगे कि जो सरफेस है ये किसकी तरह बिहेव करेगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव करेगा। अगर रिफ्रैक्शन ज्यादा होता है तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव करता है, अगर रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है तो फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव करता है। ठीक है, जो सरफेस बिहेव लाइक अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सरफेस जो है वो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव करेगा। चलो अब आता है इसके बाद, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले रिफ्लेक्शन से, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। ठीक है, रब कर दूं? तो सबसे पहले टॉपिक डालो रिफ्लेक्शन, पहले रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे हम लोग। रिफ्लेक्शन मिरर के बारे में पढ़ेंगे, सारे मिरर्स, ठीक है, कॉन्केव, कॉन्वेक्स, प्लेन मिरर, जहां जहां पे रिफ्लेक्शन होता है। तो वो रिफ्लेक्शन होता क्या है? मान लो आपके पास एक मिरर है इस तरह से, ठीक है, कैसा भी मिरर हो सकता है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है आपके पास, यहाँ पे एक लाइट आ रही है ऐसे करके, इसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। अब इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाऊंगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलूंगा मैं? नॉर्मल। तो यहां से लाइट क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। इस एंगल को बोलूंगा आई, इस एंगल को बोलूंगा मैं आर। एंगल आई इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल आर को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसमें कुछ लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के। वो लॉज कौन कौन से? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, चाहे कैसी भी सरफेस हो, चाहे कैसी भी सरफेस हो, पहला लॉ है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा ये हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, चाहे वो कर्व सरफेस हो चाहे वो प्लेन सरफेस हो, ऑलवेज। ठीक है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई जो होगा वो एंगल आर के बराबर होगा। दूसरा, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों के तीनों सेम प्लेन पर लाई करेंगे। इंसिडेंट रे, नॉर्मल and reflected ray all lie in the same plane, all lie in the same plane। इसका क्या मतलब है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। नाइन्टी डिग्री पे लाई करेंगे सर, एक दूसरे के, प्लेन सेम होगी। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। अब देखो उसको कैसे समझते हैं हम लोग।
नोटबुक देना मुझे, बंद कर दूं उसको। एक और पेन है। चलो देखो इधर, वैसे तो दिखा नहीं पाऊंगा मैं ढंग से, खड़ा हो जाओ। ठीक है, जैसे ये नॉर्मल हो गया है सरफेस पर, और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, तो सरफेस को तो मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, ये मान लो इंसिडेंट रे, ये आपका नॉर्मल हो गया, और ये आपका, सॉरी गिर गया, ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, ये हो गया आपका नॉर्मल, और ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे, और ये आपका मिरर। तो कौन से प्लेन की बात चल रही है यहाँ पे? वैसे ही होगा। तो कौन से प्लेन की बात चल रही है इसमें? Yes, जिस sir. प्लेन, ये वाला प्लेन, No. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब कौन सा प्लेन? ये जो तीनों जहां पे यहाँ पे आ रहे हैं, ये वाला प्लेन, Yes. ये वाला प्लेन हाँ, कि ये वाला प्लेन? ये वाला प्लेन. जो मैं बता रहा हूं अभी, ये वाला प्लेन। इन तीनों को ऐसे उठाओ और फिर एक प्लेन पे रखो, तो ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन पर आने चाहिए। ठीक है, अब मैंने बोला कि ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, मैंने बोला कि रिफ्लेक्टेड रे इधर नहीं जाके इधर जाएगी। मैंने मान लिया कि रिफ्लेक्टेड रे इधर जाएगी। अभी भी एंगल आई और एंगल आर बराबर ही है, अभी भी एंगल आई और एंगल आर बराबर है। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, क्या ये तीनों अभी भी एक ही प्लेन पर है? नो सर। क्योंकि इन तीनों को अगर मैं उठा के एक प्लेन पे रखूं तो एक प्लेन पे नहीं आएगा, या तो नॉर्मल अलग आएगा या फिर रिफ्लेक्टेड रे अलग आएगा। तो तीनों के तीनों को अगर मैं उठा के एक ही साथ ले जाऊं तो उसको एक सरफेस पे रख पाऊं, उस प्लेन की बात चल रही है, ये वाला प्लेन। बात समझ में आई? दीक्षा, बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पर आने चाहिए। प्लेन कौन सा? ये वाला प्लेन। जिस सरफेस पर, जिस मिरर पे आ रहे हैं वो मत लेना। अच्छा, रिफ्लेक्शन क्या होता है? कोई पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या बोलोगे? कोई पूछे रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट इनटू द सेम मीडियम। किसी सरफेस से टकरा के लाइट का बाउंस बैक कर जाना, जो फिनोमिना है, उसी को हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, आप चाहो तो लिख सकते हो बोर्ड्स के लिए। चलो अब कर रहा हूं उसको मैं। तो रिफ्लेक्शन में आप सबसे पहले हम लोग लेंगे प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर। तो मान लो मैंने एक प्लेन मिरर लिया इस तरह से। प्लेन मिरर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे करके, इसकी पीछे वाली जो सरफेस है वो रफ सरफेस है, और आगे वाली जो सरफेस है वो स्मूथ सरफेस है। और मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ओ जो है आपका क्या है? पॉइंट ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को मैं यहां से देख रहा हूं। ठीक है, ये मेरी आंख है,
तो मुझे ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। जैसे ये चौक है, ये चौक रखी हुई है, उसके पीछे मिरर रखा हुआ है, तो मुझे ये चौक दिखाई दे रही है। तो मुझे चौक दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है मुझे चौक? क्योंकि जब इस पे लाइट पड़ती है ऑब्जेक्ट पर, जब ऑब्जेक्ट पे जब लाइट पड़ती है तो वो सभी डायरेक्शन में लाइट को क्या करता है, ऑब्जेक्ट से जो लाइट है वो सभी डायरेक्शन में बाहर निकलती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट से जो लाइट है वो सभी डायरेक्शन में बाहर निकलती है। तो इससे कुछ लाइट क्या होगी, मेरी आंखों की तरफ आएगी ऐसे करके। तो जो लाइट मेरी आंखों की तरफ आ रही है उसके कारण मुझे क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। आई बात समझ में? जो लाइट मेरी आंखों की तरफ आ रही है उसके कारण ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। अब कुछ लाइट ऐसी होगी जो मिरर की तरफ भी जाएगी। अब मिरर क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो क्या यहां पे रिफ्लेक्शन होगा? तो यहां पर रिफ्लेक्शन होगा, नॉर्मल बनाऊंगा ऐसे करके मैं, लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, इधर नॉर्मल बनाऊंगा, ये लाइट रिफ्लेक्ट होगी, अगेन ये मेरी आंखों की तरफ आएगी। आंखें मैंने वैसे छोटी बनाई है, एक्चुअल में आंखें बड़ी होती है एज कंपेयर टू जो मैंने ये रेज बनाई है। तो अब ये मुझे कहां से आती हुई नजर आएगी? तो मेरे को ऐसा तो नहीं लगेगा कि लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। तो मेरे को ऐसे करके यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट अज्यूम करूंगा, क्योंकि हमें क्या लगता है कि लाइट हमेशा सीधी आती है। हमें ऐसा नहीं लगता कि लाइट ऐसे घूम के आ रही है, कहीं से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। तो हमें जो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे बनी हुई नजर आएगी। आई, ठीक है। तो जहां पर ये लाइट मीट करते हुए नजर आ रही है आपको, वहां पर क्या बन जाएगी, आपकी इमेज बन जाएगी। इमेज कैसी होगी? वर्चुअल इमेज होगी, क्योंकि यहां पर एक्चुअल में कोई लाइट मीट नहीं कर रही। तो इस तरह से किसी ऑब्जेक्ट की प्लेन मिरर में इमेज बनती है। ठीक है, अब सपोज करो ये डिस्टेंस d है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? ऑब्जेक्ट से मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस d है, तो इमेज की डिस्टेंस मिरर से कितनी होगी? ये भी d ही होगी। d ही क्यों होगी, 2d क्यों नहीं होगी? तो देखो इसको कैसे प्रूफ, हाँ बताता हूं। ये एंगल सपोज करो एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट इन थीटा, ये एंगल भी थीटा होगा क्योंकि यहाँ पर एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा? क्या ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है? तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। यस। ये पैरेलल, ये पैरेलल, ये थीटा, ये एंगल भी थीटा होगा। ये 90, ये भी 90 होगा। एक साइड कॉमन है, ये 90 है, दो एंगल्स मिल रहे हैं आपस में, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुए या कॉन्ग्रुएंट हुए? दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स मतलब इसको ऐसा पलट दूंगा तो जैसे सुपर लाई करेगा ये, तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे। तो इनकी साइड्स भी इक्वल होगी। तो ये d डिस्टेंस पर होगा, तो ये भी कितनी डिस्टेंस पर होगा? d डिस्टेंस पर होगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो मुझे पहला कॉन्सेप्ट मिल गया क्या, कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट मिरर से d डिस्टेंस पर हो तो उसकी इमेज भी d डिस्टेंस पर ही बनती है। दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। अगर मेरा ऑब्जेक्ट d डिस्टेंस पर है तो उसकी इमेज भी कितनी डिस्टेंस पे बनेगी? d डिस्टेंस पे बनेगी।
और ये जो डिस्टेंस होगी डी शुड बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है आपको। डी जो होगा, डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, फ्रॉम द मिरर, मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए। आई बात समझ में बेटा? चलो इसी पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, बहुत ही इजी सा सवाल। कंसेप्ट क्या है कि मिरर से अगर ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पर होगा तो उसकी इमेज भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पर ही बनेगी। तो मान लो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और मिरर रखा हुआ है ऐसे करके, कितने एंगल पर? 45 डिग्री के एंगल पर रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट मेरा यहां पर है, 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस है इसकी, कहां से? ओरिजिन से। पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज कहां बनेगी मुझे पता लगाना है। ड्रॉ इमेज, ड्रॉ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी ये बताओ। दीक्षा बेटा कहां बनेगी? सर 2 सेंटीमीटर वाई एक्सिस पर बनेगी, उस तरफ, दूसरे चलो हम कोऑर्डिनेट। लोग क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे मिरर से। ये 2 सेंटीमीटर है, ये हाइपोटेनस हो गया, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इक्वल टू साइन 45। तो परपेंडिकुलर का हो जाएगा √2, √2 आएगा ना, ये हाइपोटेनस हो गया। हाँ, √2 ही होगा सर। तो ये डिस्टेंस आ गई √2, तो यहां से मैं √2 सेंटीमीटर जाऊंगा तो ये कहां पर आएगा? y एक्सिस पर आएगा, तो यहां पर कहीं इसकी इमेज बनेगी। ये √2 है, ये एंगल भी 45 है, तो आप ये हाइपोटेनस निकालोगे तो ये भी कितना आएगा? 2 सेंटीमीटर ही आएगा, तो इसकी इमेज y एक्सिस पे बनेगी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। एक और देखो, अगर मिरर यहां पर रखा हुआ है ऐसे करके, ऑब्जेक्ट यहां पर है, √2 डिस्टेंस पर ही बनेगी ना? हाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस √2 होगी, है ना, √2 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां पे पर, बनेगी ना? हाँ √2 ये था ना, यहां से √2 आया तो इमेज भी √2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस √2 होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां मिरर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहां पर है, क्या इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी? दीक्षा? नो सर, नो सर। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहां पर, मिरर रखा हुआ है ऊपर, क्या इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी?